पहले मैं क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ। इससे ये होता है कि आपका एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है और जो एग्जामिनर होता है ना और ये आपने अच्छे तरीके से इसको करना भी है और हर फिर आपको कभी भी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं भूलेगा, उसकी फैक्टराइजेशन कभी भी नहीं भूलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 10 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 10 ए है क्वेश्चन, हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में ये चीज़ ना हो यानी कि अलजेब्रा ना हो तो हमारा जो है वो मैथ कंप्लीट नहीं होता। इस चीज़ को आप समझ लें और हम इसको डेली में यूज़ भी करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में यूज़ भी करते हैं। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि अलजेब्रा का क्या यूज़ होता है और किस तरीके से हम जो है इसकी इक्वेशन बनाते हैं या किस फॉर्म से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसकी डिटेल वीडियो बनाया अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है। तो मैं ज़रूर जो है ना उस पर वीडियो बनाऊंगी। बस आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख देना है कि अलजेब्रा, ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वीडियो, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है या आपको ऊपर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल आप मुझे मैसेज करके सारी डिटेल जान सकते हैं। तो क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वी नो डैट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल के साथ जो है ना वो वैल्यू को कोफिशिएंट कहते हैं। और कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स मिल के ही आपस में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अब हमारे पास एक वेरिएबल p है, एक वेरिएबल q है और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों को एडिशन के फॉर्म में इकट्ठा किया गया है, ठीक है। फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, फैक्टर्स आप समझ लोगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये कैसे हैं। जैसे कि अगर आपके पास ना कोई वैल्यू है 6, तो 6 के फैक्टर्स वी नाउ डैट 2 एंड 3, ये दो फैक्टर्स हैं 6 के। जैसा कि 2 एंड 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है ना, तो 2 और 3 फैक्टर्स हैं 6 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो लास्ट पे वैल्यू आएगी ना वो भी हमारी क्या होगी, फैक्टर्स होंगे इस सारी इक्वेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेती हूँ। अब हमारे पास दो टर्म्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे अब दो मेथड हैं करने के, मैं फर्स्ट करवा देती हूँ, ठीक है, और सेकंड भी करवा देती हूँ, यानी कि दोनों ही करवा देती हूँ, आपको जो सा इजी लगेगा आपने वो करना है। सिंपल, यहाँ पे p रेज टू पावर 2 है। अब जो भी वैल्यू मौजूद होती है उसकी पावर अगर 2 हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, उसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका यही बेसिकली मतलब होता है कि जितनी दफ़ा उसकी पावर मौजूद है उतनी दफ़ा उसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक अगर 3 होता तो हम 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे p2 है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, p को 2 दफ़ा लिख दूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी, q एज इट इज। सेकेंड टर्म में p 1 है, q की पावर 2 है, तो इसका मतलब मैं q को जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास फैक्टर्स की बात आती है तो हमने ना दोनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ बाहर कॉमन निकालना होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म में p p एंड q है, तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट p देखा और सेकंड टर्म में फर्स्ट p है, यस। दोनों टर्म्स में पीपी मौजूद है तो हमने एक दफ़ा बाहर निकाल दिया। जब हम कॉमन निकालते हैं ना, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, जब हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो एक दफ़ा लिखते हैं। अगर आपकी यहाँ पे 10 टर्म्स भी हैं, यानी कि 10 दफ़ा भी आपको प्लस माइनस में लिखी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली हुई है, तो आपने जब उसमें से कॉमन निकालना है तो एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, वो सबका कॉमन होगा। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म में से हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से एक पी बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे बात आती है सेकेंड पी की। फर्स्ट टर्म में सेकेंड पी है, यस। सेकेंड टर्म में सेकेंड पी है, नो। यानी कि फर्स्ट में पी है दूसरा और सेकेंड में दूसरा पी नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब बात करते हैं क्यू की। फर्स्ट टर्म में क्यू है, यस। सेकेंड टर्म में क्यू है, यस। तो हम जब इसको बाय लिखेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे। अब इनके दरमियान में कोई साइन भी मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, तो ये हमने क्या किया, सेम सेम चीज़ों को बाहर निकाल दिया दोनों टर्म्स में से। अब ये सेकंड टर्म में q मौजूद है लेकिन दूसरे वाला, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो हम इसको यहाँ तक स्किप कर देंगे, यानी कि बस हमारा इतना हो गया जो हमने कॉमन निकालना था। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा। फर्स्ट टर्म में से p और q बाहर आ गया एक एक दफ़ा, अंतर बचा p प्लस ये जो मैंने मार्क की हुई है वैल्यूज़, यानी कि वेरिएबल्स, इनको आप ना पेंसिल से भी मार्क कर सकते हो। ये आपने अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए और समझने के लिए आप कर सकते हैं।
अच्छा जी, सेकंड टर्म में p भी बाहर, q भी बाहर, और लिखना हमने एक दफ़ा था, अंदर बचा हमारे पास q। तो अगर सिंपल वे में इसको करें तो पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब जो सेकंड मेथड है ना, जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ना नेक्स्ट आप एक तो हाँ ना आपको हो जाए कि वो किस तरीके से करना है, और जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यूज़ होंगी ना उनको ऐसे लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे ना सेकंड मेथड करवा रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड था। अच्छा जी, तो मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। अब क्या करना है, अब आपको ना दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे p की पावर आपको नज़र आ रही है 2, सेकंड टर्म में p की पावर आ रही है नज़र 1। जिसकी कोई पावर नहीं ना होती उसकी पावर 1 एग्जिस्ट कर रही होती है। लाइक अगर आपके पास 2 भी है ना, तो 2 की भी पावर एग्जिस्ट कर रही होती है 1। तो इसी तरीके से p की कोई पावर नहीं तो 1, q की कोई पावर नहीं तो 1। जहाँ जहाँ कोई पावर नहीं आ रही वहाँ वहाँ मैंने 1 लगा दिया। तो मैंने जैसे कि बताया कि फर्स्ट टर्म में आपको p की पावर 2 नज़र आ रही है और सेकंड टर्म में p की पावर 1 नज़र आ रही है। अब छोटी कौन सी है, ऑब्वियसली p1 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो छोटी पावर होगी ना p की, वो बाहर निकाल देनी है। ठीक है, इसमें से भी बाहर आएगा। ठीक है, p2 है ना, तो एक बाहर आ गया, इसमें से भी एक बाहर आ गया, छोटी पावर को बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से q की बात करते हैं, तो यहाँ पे q की 1 है और दूसरी टर्म में q की 2 है। तो छोटी कौन सी हुई, ऑब्वियसली q1। ठीक है, तो q1 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे दोनों में से, और लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा। अब बात करते हैं इन टर्म्स की, इनमें क्या बच गया बाकी। देखें, p2 था जिसमें से एक बाहर और एक p अंदर, यानी कि p1। q1 सारे का सारा बाहर, तो इसके साथ q नहीं आएगा। p1 सारे का सारा बाहर, ठीक है, और इसमें से p अब अंदर नहीं आएगा सेकंड टर्म में। अब q2 है जिसमें से एक q1 बाहर और दूसरा q जो है वो अंदर। अब मैं सिंपल इसको लिख देती हूँ, p q इंटू पी प्लस क्यू। तो ये जो मेथड है ना, ये आगे मैं फर्दर हर क्वेश्चन में यूज़ करने वाली हूँ। सेकेंड इसका क्वेश्चन है 3x³ माइनस 15x² यहाँ पे सिंपल इसके कोई कोफिशिएंट नहीं थे, कोई कांस्टेंट नहीं था। अब इनके ना यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पहले एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ। अब ये जो आपको न्यूमेरिक डाटा नजर आ रहा है ना, आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। इनके फैक्टर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल। ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसके बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, इसको एज इट इज रहने देंगे। 15 वी नाउ डैट के 15 कैसे आता है, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो मैं 5 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रही हूँ। अगर आप लिखते हो ना 3 5, तो वो तो 35 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 35 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इनके दोनों दोनों के दरमियान ना मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए। और एक्स स्क्वायर एंड वाई जिसके पेयर्स बन रहे थे, जिसके फैक्टर्स बन रहे थे, वो मैंने सिंपल बना दिया। अब हम बात करते हैं इनमें से कुछ कॉमन निकालने की। अच्छा जी, इसमें से कॉमन क्या निकालना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में आपको 3 नज़र आ रहा है, यस। सेकंड टर्म में आपको 3 नज़र आ रहा है, यस। तो जब हम इस 3 को बाहर निकालेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक होगा। अब बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में x की पावर 3 है एंड सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है, 2। तो छोटी कौन सी हुई, दिस वन, मतलब x2। तो हमने क्या करना है, सारे का सारा उठा के, जो छोटा है ना वो उठा के बाहर लिख देना है, ठीक हो गया। इसमें से भी हमने स्क्वायर बाहर निकालना है, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी ना वो हम इसके अंदर लिखेंगे। इतना मैंने काम कर लिया, पहले वाली वैल्यूज में से टर्म्स निकाली, फर्दर मतलब न्यूमेरिक डाटा निकाला, और फिर उसके बाद छोटी पावर को बाहर निकाल दिया। अब फर्स्ट टर्म में देखते हैं क्या बचा, 3 बाहर, x3 है तो x3 में से x2 बाहर निकाल लिया एक दफ़ा, और अंदर जो है हमारे पास क्या बचा है, x1। वी नाउ डैट एन x स्क्वायर एंड x1 इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को पकड़ के ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास होगा x3। तो x3 के साथ मैंने जब इसको स्प्लिट आउट किया तो ये किया, जिसमें से x2 बाहर, x1 अंदर, माइनस 3 बाहर, अंदर बचा 5, x2 सारे का सारा बाहर, अंदर बचा y। और अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं तो ये हमारे पास जो है ना फैक्टराइज फॉर्म आ गई। फैक्टराइज फॉर्म जो बेसिकली होती है ना वो मल्टीप्लिकेशन वाली होती है। अब देखा यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन होता है यहाँ पे, ये ब्रैकेट से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक फैक्टर्स की फॉर्म है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 3 इंटू 5, तो यहाँ पे हमें पता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये फैक्टर्स ही है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 45 y रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x y रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ। तो सिंपल न्यूमेरिक डेटा हमें नजर आ रहा है और हम इसकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 45 का अब हमें ज़रा मुश्किल होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स जैसे बेसिकली करते हैं ना वैसे हम निकालेंगे।
3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं 45 की जगह ये सारी के सारे फैक्टर्स उठा के लिख रही हूँ। y4 एज इट इज। वी नाउ डैट कि 9 के क्या फैक्टर्स हैं, 3 3 जा 9, तो सिंपल मैं 9 की जगह लिख रही हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और बाकी सारी वैल्यू को एज इट इज। ये हमने फॉर्म लिख लिया। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो हमने दोनों टर्म्स में से अगर 3 होती ना, फिर 3 को कंपेयर करके उसमें से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते। अब यहाँ पे 2 हैं तो 2 में से ही निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट 3 नजर आ रहा है, मतलब पहला जो 3 है, यस दोनों में मौजूद है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगी तो एक दफा लिखूंगी। अब फर्स्ट टर्म में सेकंड 3 है, यस सेकंड टर्म में सेकंड 3 है, यस यानी कि दोनों दोनों 3 है। फर्स्ट 3 को देखा दोनों टर्म में मौजूद था तो वो लिख लिया, फिर सेकंड 3 को देखा दोनों टर्म में तो वो भी मौजूद है तो उसको भी मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आपने 33 नहीं लिख देना, यानी कि 3 और 3 लिख देना, गलत। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करके फिर लिखना है, क्योंकि ये 3 3 9 एंड 33 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी बात करते हैं 5 की। 5 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में आपको नज़र नहीं आ रहा। y4 है फर्स्ट में और सेकंड में क्या है, y3, तो छोटी पावर कौन सी हुई, y3, तो ऑब्वियसली हम जो है वो y3 इसमें से बाहर सारे का सारा निकाल लेंगे। जो छोटी पावर होती है ना, हम हमेशा उसे बाहर निकालते हैं, इसमें से भी बाहर आएगा और बाकी जो वैल्यू होगी ना वो अंदर बचेगी। अब फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसमें से 3 भी बाहर, ये भी 3 बाहर, अंदर बचा 5। इस y4 में से y3 बाहर, अंदर बचा y1। ठीक है, सारी चीजें ना आपने देखनी है कि पूरी हो रही है आपकी, कोई चीज रह तो नहीं गई। अब ये 3 भी बाहर, ये 3 भी बाहर, x जो है वो नहीं, मतलब सेम नहीं था, जिसको मार्क नहीं किया हुआ था वो अंदर एज इट इज, एंड y3 जो कि सारे का सारा बाहर, तो अंदर हमारे पास सिंपल यही चीज बचेगी। अब हम बात कर लेते हैं इनको सॉल्व करने की, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, इसको हम एज इट इज नहीं छोड़ सकते, इसकी जो है ना प्योर फॉर्म रखनी है। और ये जो 1 है इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है ना पीछे, उसमें भी मैंने इन 1 को इग्नोर किया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वैल्यू है तो उनकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 1 है, तो 1 1 से मैंने इनको इग्नोर करके सिंपल जो प्योर फॉर्म है उसमें निकाला। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 6p² q प्लस 12pq², तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ। वही नो डैट के न्यूमेरिक डाटा है, तो न्यूमेरिक डाटा के हम सिंपल क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 6 का क्या होगा, 6 का वही नो डैट 2 एंड 3, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 इज 6, p² एज इट इज, q एज इट इज, प्लस 12 की जगह क्या होगा, 12 की जगह हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये तीनों जो है ना इसके फैक्टर्स है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, p एंड q स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स में से ना हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट में देखा 2 मौजूद है, सेकंड में देखा 2 मौजूद है, यस, तो ये दोनों जो 2 हैं जब बाहर आएंगे तो एक दफ़ा इनको लिख देना है कॉमन में। अब बात करते हैं 3 की। फर्स्ट टर्म में 3 मौजूद है, सेकंड टर्म में 3 मौजूद है, यस, तो ये जो 3 है दोनों में मौजूद है तो लिखेंगे इसको एक दफ़ा विद मल्टीप्लिकेशन साइन। अब पी स्क्वायर की बात करते हैं, यह पी स्क्वायर है और यहाँ पे p1 है, ठीक है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, p1, तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगी, उठा के बाहर लिख दूंगी। दोनों टर्म्स में से निकाला और लिखा एक दफ़ा, इसमें से भी बाहर गया कुछ, ठीक है। और ये जो q है, इसमें फर्स्ट टर्म में q1 है और सेकंड टर्म में q स्क्वायर है, ठीक है, तो जो छोटी पावर है वो नॉट एट कौन सी है, q1 है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को जो q1 है छोटी वाली पावर्स को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे एक दफ़ा। अब हम इन टर्म्स को देख लेते हैं कि क्या क्या बचा बाकी। ये भी 2 बाहर, ये 3 बाहर, इस p2 में से p1 बाहर तो एक p अंदर, ठीक है, q1 सारे का सारा बाहर, अंदर q की वैल्यू अब फर्स्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं आएगी, सेंटर में लगाएंगे प्लस। अब देखें ये 2 बाहर, एक और 2 बचता है सेकंड टर्म में, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसका कोई भी मैचिंग दूसरी फर्स्ट टर्म में मौजूद नहीं था। ये और ये जो है ना फर्स्ट 2 है, 3 भी बाहर, p1 भी बाहर, अब q2 है तो जिसमें से q1 बाहर और एक q जो है वो अंदर। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, 2 3 ज़ा 6, p q सारे 1 रिमूव कर दूं और इग्नोर कर दूं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये q है, ठीक है, इसको आप q लिख लीजिएगा। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है वो भी देख लेते हैं। वो भी ना इन जैसे ही है, जो 1 2 3 4 है ना इन जैसे ही है, ठीक है, सेम ही है ये भी। तो पहले मैं क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ। इससे ये होता है कि आपका एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है और जो एग्जामिनर होता है ना उसको पता होता है कि बच्चे ने एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो
अब सिंपल हमने क्या करना है, न्यूमेरिक डाटा हमें नज़र आ रहा है तो न्यूमेरिक डाटा के फैक्टर्स निकालें। 5 एक प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर आ जाता है ना उसका कोई फैक्टर नहीं निकलता, ठीक है। तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसकी सारी टर्म्स को एज इट इज रहने देंगे। प्लस 15 का वही नॉट एट कि 15 के क्या क्या टर्म्स हैं, 3 5 ज़ा 15, तो 3 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखूंगी और A2B4 एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 2, तो दोनों में से ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। देखें फर्स्ट में 5 मौजूद है, यस। सेकंड में देखें 5 है, यस। यानी कि फर्स्ट में भी 5 है, सेकंड में भी 5 है, और इसको जब कॉमन निकालेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे। अब ये सेंटेंस तो आपको रट गया होगा ना, ठीक है। और ये आपने अच्छे तरीके से इसको करना भी है, और हर क्वेश्चन को जब आप करते जाओगे ना प्रैक्टिस, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने कौन कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। फिर आपको कभी भी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं भूलेगा, उसकी फैक्टराइजेशन कभी भी नहीं भूलेगी। जैसे मैं बता रही हूँ कि दोनों टर्म्स में, और जब बाहर निकालते हैं तो कॉमन आता है, और फिर जो उसकी छोटी पावर होती है वो बाहर निकालता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं नोट करने वाली। अब बात करते हैं A4 की। A इसकी पावर 4 है, दूसरी टर्म में इसकी पावर क्या है, A2। छोटी पावर कौन सी हुई, ऑब्वियसली A2 हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटी पावर है ये सारी की सारी हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों टर्म्स में से, इसमें से भी बाहर आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म में से जो B2 है, B2, और दूसरी टर्म में आपको नजर आ रहा है B4। छोटी कौन सी हुई, ऑब्वियसली B2 हुई, ठीक है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो सारी की सारी जो छोटी होगी वो बाहर निकाल देंगे, और निकलेगा इस टर्म में से भी, ठीक है। बाकी वैल्यूज हमने अंदर लिखनी अभी। तो हम ना अब यहाँ पे सारी वैल्यूज देख लेते हैं कि क्या क्या बच गई हैं। 5 बाहर, A4 में से A2 बाहर और A2 अंदर। देखें A2 मल्टीप्लाई बाय A2, जब हम इनको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल तो इनकी पावर हो जाएगी 4। तो मैं A4 की जगह ये जब लिखूंगी जिसमें से A2 एक बाहर, तो एक A2 जो है वो अंदर आ जाएगा, यही रूल है ना। सेंटर में अब देखें B2 बाहर, सारे का सारा तो B यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अभी नहीं आएगा, सेंटर में आया प्लस ये 3 बाकी बचा, क्योंकि इसके जैसा जो है ना फर्स्ट टर्म में मौजूद नहीं था। ये 5 बाहर, A2 बाहर, B4 में से ये B2 बाहर, तो अंदर बचा B2, ठीक है। यानी कि इसकी हाफ पावर बाहर चली गई और हाफ अंदर आ गई। तो हम इसको अगर सिंपल तरीके से लिखें तो हमारे पास ये सिंपल सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए यहाँ पे तो आ गई हैं 4 टर्म्स, पहले जो हम करते आ रहे हैं वो तो 2 टर्म्स की थी बात। अब यहाँ पे 4 डायरेक्टली 4 टर्म्स आ गई हैं, तो अब क्या करें। तो सबसे पहले ना हम परेशान नहीं होते, हम सिंपल क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने 4 टर्म्स में से ही कुछ फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लाइक आपने कोशिश करनी है कि 4 टर्म्स में से ही कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो हम देख लेते हैं और ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या चारों में से कुछ आ रहा है। फर्स्ट में x मौजूद है, हम x निकाल लेते हैं, ठीक है। x को देख लेते हैं, फर्स्ट में x है। अब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म्स आपको नजर आ रही है ना। x फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। अब क्या करें, y को देख लेते हैं। y फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें हो जाएगी। तो यहाँ पे मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। सिंपल हम क्या करेंगे, 2 को ले लेते हैं। देखें 4 टर्म्स हैं तो इवन नंबर, यानी कि 4 को आप ना 2 से डिवाइड कर दो तो 2 के ना पेयर्स बन जाते हैं, 2 पेयर्स बनेंगे। अभी फैक्टर्स नहीं हम बना रहे, अब हम पेयर्स बना रहे हैं। तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 पेयर्स बना रही हूँ, इनको कहते हैं पेयर्स। तो मैंने क्या किया, 2 टर्म्स के पेयर एक्स वाई प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर प्लस वाई प्लस 1, ये दोनों दोनों जो है ना मैंने उठाए और उनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपने हमेशा प्लस लगाना है। ये जो प्लस है ना, ये कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं ये प्लस उठाते हैं यहाँ लिख देते हैं, और ये वाला प्लस यानी कि बेसिकली ना ये प्लस इसका होता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ना माइनस में आके बहुत गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे आपको कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगी अगर आप कर भी लेते हो, लेकिन माइनस में आके ना, माइनस देखें -5 फर्ज करें, यहाँ पे आपके पास ना -5 है, -5 वो क्या करेंगे, वाई यहाँ माइनस लगा देंगे और वाई सिंपल लिख देंगे। हालांकि ये जो माइनस है ये तो वाई का है, ना कि सारी वैल्यूज का। ये चीज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार समझा रही हूँ। तो ये जो प्लस है ना, ये जो भी साइन वाई के साथ होगा, जो थर्ड वैल्यू के साथ होगा वो आपने एज इट इज रहने देना, और ये जो प्लस है ये अपने खुद से लगाना है, और याद रखना है कि हमने प्लस लगाना है। अब बात करते हैं सेपरेट इस टर्म की और इस टर्म्स की, ठीक है। ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं।
अब हमें पता है कि ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करनी है इस इतनी वैल्यू के अंदर में से, ठीक है। तो देखें, एक्स फर्स्ट में है, एक्स सेकंड में है, यस। तो जब हम इनको बाहर निकालेंगे इस वाली ब्रैकेट से, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ये एक्स बाहर, अंदर वाई प्लस। जब हमने इनको बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा ना, ये तो आप चीज़ याद रखेंगे, इनको भूलना नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट और चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन जो पिछली बेसिक चीज़ है ना, वो भी साथ साथ चलती जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये जो एक्स बाहर निकाला था उसको एक दफ़ा लिखा, अंदर बचा फर्स्ट टर्म में वाई प्लस। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करें, यहाँ पे तो मेन प्रॉब्लम आ गई। तो आपने सिंपल क्या करना है, जब कुछ नहीं बचता ना, तो आपने सिंपल 1 लिख देना है। जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल a, यानी कि अगर मैं इसकी मिरर वैल्यू लाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो वही नाउ डैट के x की जगह x मल्टीप्लाई बाय 1 मौजूद है। तो जब मैंने इस x को बाहर निकाला तो अंदर बचा 1, यानी कि आप सिंपल ये बात रखें कि जब कुछ भी नहीं बचता, पेयरिंग करते हुए बाहर निकालते हुए, तो अंदर 1 बचता है। अब देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। इस प्लस को भी मैं फिलहाल इग्नोर कर रही हूँ, अगर माइनस होता तो इग्नोर नहीं करना था, उसका कुछ सोल्यूशन होना था। तो प्लस को मैं इग्नोर करके y प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि इसमें सब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगी। अब इस सारी वैल्यू को आपने देखना है, ठीक है। ये आपने समझना है कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये जो है ना, ये आपकी मिनी टर्म्स हैं। फर्ज करें यहाँ पे कुछ वैल्यू y की है, और उसकी वैल्यू आने के बाद ना आपका एक न्यूमेरिक डाटा आ जाएगा, ये भी न्यूमेरिक डाटा है एक, ये भी एक न्यूमेरिक डाटा, और दोनों सेम है। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आपने देखना है फर्स्ट टर्म में कुछ मौजूद है और सेकंड टर्म में ऐसी वैल्यू मौजूद है जो सेम हो दोनों। यस, y प्लस 1 फर्स्ट में भी है, y प्लस 1 सेकेंड में भी है, ये सारे का सारा, ठीक है। तो जब मैं इसको एक दफ़ा इसको बाहर निकालूंगी कॉमन की फॉर्म में, तो एक दफ़ा लिखूंगी। आपने हर किसी ये नहीं करना y अलग से और 1 अलग से, ये गलत हो जाएगा। y प्लस 1 लिखा मैंने, ठीक है, दोनों को बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा, अंदर बचा, ये मैं बड़ी ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि पता चले कि ये सारी बड़ी एक्सप्रेशन में से निकाल रहे हैं हम। अंदर बचा फर्स्ट टर्म में y प्लस 1 बाहर एक दफ़ा, अंदर बचा x, सेंटर में आया प्लस, ये क्योंकि बाहर आ गया ना, तो सेकंड टर्म में y प्लस 1 बाहर आ गया। अब अंदर यहाँ पे इसकी जगह सेकंड टर्म में कुछ भी नहीं बचता। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू बुक, यानी कि x जो है ना अल्फ़ाबेटिकली x पहले आता है, तो मैं इसको उठा के पहले लिख रही हूँ और y प्लस 1 को बाद में। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना, 6 होता है, तो अगर मैं 3 को पहले लिख दूँ और 2 को बाद में, फिर भी वही चीज़ आ जाती है ना। तो सिंपल मैंने x की फॉर्म को देखते हुए पहले लिख दिया, ऐसे